So good morning students. Today we will start chapter number 2's explanation. The chapter name is We are not afraid to die if we can all be together. हमें मरने से डर नहीं लगता है अगर हम सब साथ हो सकें तो. This chapter is written by Gordon Cook and Alan East. So now today we will continue with the text part on page number 13. Chapter number 2. We were not afraid to die if we can all be together. So now see the text part of the chapter. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook for the longest time. Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. तो जुलाई 1976 में मेरी पत्नी, मेरे पुत्र जोनाथन और मेरी बेटी सुजैन जिसकी उम्र 7 साल थी और मैं स्वयं इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से जहाज़ में रवाना हुए ताकि हम 200 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई समुद्र की यात्रा को ज्यों की त्यों दोहरा सकें. और लंबे समय से मेरी तथा मैं खुद एक 37 वर्षीय व्यापारी हूं और उन समस्त प्रसिद्ध खोजकर्ताओं के समान जहाज़ में यात्रा करने का मैंने एक सपना देखा था. पिछले 16 सालों से हम अपना पूरा खाली समय अपनी समुद्री यात्राओं को निखारने में बिताया था और यहाँ मैंने ब्रितानवी ब्रिटिश समुद्र पर यह काम किया था. Our boat Wave Walker, a 23-meter 30-ton wooden hulled beauty. They had been professionally built. We had spent months fitting it out and testing it out in the roughest weather we could find. अब हमारी जो नाव थी वेव वॉकर वो 23 मीटर लंबी और 30 टन वजन वाली लकड़ी से बनी सुंदर संरचना को हमने बहुत ही कुशलतापूर्वक बनाया था और हमने इसे बनाने में बुरे से बुरे मौसम में से जांचने में हमने महीनों लगा दिए थे जो कि हमें मिल सकता था. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of the Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Wiesel and Swiss Herb Sagler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. और अब हमें इस सुनियोजित जो हमने यात्रा सोच रखी थी प्रथम जो चरण जो 3 वर्षों में पूरा होना था उसकी 105,000 किलोमीटर की जो दूरी तय की जानी थी वह आराम के साथ संपन्न हो गई जब हम अफ्रीका के पश्चिमी किनारों के साथ साथ केपटाउन नामक स्थान पर जा पहुँचे. और वहाँ पूर्व की ओर रवाना होने से पहले हमने 2 जहाज़ संचालक जो थे जिनका नाम था, एक तो अमेरिका के रहने वाले लॉरी विजिल और दूसरे थे स्विट्ज़रलैंड के हर्ब सीजलर, जो कि दुनिया के सर्वाधिक तूफ़ानी समुद्रों में से एक से निपटने में हमारी मदद करने के लिए हमने उन्हें अपने साथ ले लिया था और यह था दक्षिणी हिंद महासागर. देन on our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters as high as our mainmast. अब केपटाउन से रवाना होने के दूसरे दिन हमारा जो सामना था वो तेज़ हवाओं से हुआ और अगले कुछ सप्ताहों तक लगातार ये बहती रही. इन हवाओं ने मुझे चिंतित नहीं किया, लेकिन इन लहरों का जो आकार भयानक था करीब 15 मीटर हमारे मुख्य मस्तूल जितनी ऊंची थी. देन एट December 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday, complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it didn't change for the worse. अब क्या हुआ कि दिसंबर 25 को हम केपटाउन से 3500 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे. बेरहम अत्याचारी मौसम के बावजूद हमने वहाँ पर शानदार छुट्टियाँ बिताई जिसमें
क्रिसमस ट्री का भी समावेश कर लिया गया और नववर्ष के दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन हम तर्क बुद्धि से सोचा कि ये जो मौसम है वो जल्द ही बदल जाएगा, और ये बदला भी, लेकिन और ज़्यादा बुरा हो गया मौसम बदलने के नाम पर। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइजेंटिक। 2 जनवरी के सूर्योदय के समय लहरें बड़ी दैत्याकार थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। अब हम केवल छोटा सा बादवान जहाज़ के आगे भाग पर हमने लगा रखा था, अभी वह 8 नॉट की गति से चल रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ द ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited. अब उसके बाद जहाज़ प्रत्येक लहर की चोटी पर चढ़ जाता था, जो कि हम देख सकते थे कि विशाल जो लहरें थी वो हमारी ओर लुढ़क रही थी, तथा हवा और फुहारों का जो चीखना कानों के लिए बहुत ही कष्टदायक था। हमारी नाव को धीमा करने के लिए हमने जो बादबान भी नीचे कर लिया और एक भारी रस्सी के फंदे के रूप में जहाज़ के पिछले हिस्से के आर पार बांध दिया। फिर हमने प्रत्येक वस्तु को मजबूती से बांध दिया। तैरने वाली नौकाओं ने प्रवेश किया, रस्सों ने भी इन्हें बांधा, जलरोधी और जीवन रक्षक जैकेट पहनी और हम उसके बाद इंतज़ार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पैंडिंग डिजास्टर came at about 6 p.m. with an ominous silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like or other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. तो अब आने वाले विनाश का जो पहला संकेत था लगभग 6 बजे आया और एक अनिष्ट सूचक शांति छा गई। हवा पूरी तरह से थम गई और आकाश में जो था तुरंत से अंधेरा हो गया। फिर एक बढ़ती हुई गर्जना आई और एक विशाल बादल जहाज़ के पीछे के निकट ही छा गया और भय के साथ मैंने महसूस किया कि ये कोई बादल नहीं था बल्कि एक लहर थी जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी, और वह पूरी तरह लंबवत सीधी खड़ी हुई, अन्य लहरों की ऊंचाई से करीब 2 गुना ऊंची, और इसकी डरावनी चोटी टूटकर नीचे गिर रही थी। देन वाटर everywhere. Then the roar increased to a thunder and the stern moved up to the face of the wave, and for a moment I thought that we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke out over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death as I was losing consciousness and I felt quite full. अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद लहर की जो गर्जना थी वो गड़गड़ाहट बन गई। जहाज़ का जो पिछला हिस्सा था लहर के सामने जा पहुंचा और एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि हम इस लहर के ऊपर से गुजर जाएंगे, लेकिन जैसे ही भयानक धमाके से जहाज़ के ऊपरी हिस्से को उस लहर ने हिला दिया। जहाज़ के ऊपर हरे और सफ़ेद पानी की भयानक बौछार टूट पड़ी और मेरा सिर स्टीयरिंग व्हील से जा टकराया और मुझे महसूस हुआ कि मैं जहाज़ से बाहर तेज़ी से गिर रहा हूँ और लहरों के नीचे डूब रहा हूँ। मैंने आ रही मौत को भी स्वीकार कर लिया और जब मैं चेतना खो रहा था तो मैंने बड़ा शांत महसूस किया। Then unexpectedly my head popped out of the water a few meters away. Wave walker was near, capsizing, her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guardrails and sailed through the air into the wave walker. The man boom. Subsequent waves tossed me round the deck like a ragdoll. My left ribs cracked, my mouth filled
with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel and lined up the stern for the next wave and hung on. अब अनायास ही मेरा जो सिर था वो पानी से बाहर निकल पड़ा और कुछ मीटर की दूरी पर वेव वॉकर उलटता लग रहा था। फिर मस्तूल करीब करीब आड़े हो गए। फिर एक लहर ने उसे धकेलकर बिल्कुल सीधा कर दिया और मेरी जो जीवन रक्षक रस्सी थी वो झटके के साथ एकदम तन गई और मैंने रक्षक रेलिंग को पकड़ लिया और हवा में से वेव वॉकर के मुख्य लट्ठे पर जा पहुंचा। बाद में जो लहरें मेरे ऊपर आई उन्होंने मुझे जहाज़ के फर्श पर कपड़े की गुड़िया के समान इधर उधर फेंका और मेरी बाईं ओर की जो पसलियां थी वो टूट गई। मेरा मुंह खून और टूटे हुए दांतों से भर गया। किसी तरह मैंने स्टीयरिंग व्हील को तो पा लिया, लेकिन जहाज़ के पिछले हिस्से को अपनी अगली लहर के लिए तैयार किया और मैं इंतज़ार करने लगा। Then water everywhere. I could feel the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate suddenly. The front hatch was thrown open and Mary appeared. Were we sinking? She screamed. The deck were smashed, were full of water. उसके बाद पानी ही पानी चारों तरफ था। मैं महसूस कर सकता था कि जहाज़ के नीचे के हिस्सों में पानी नहीं था, लेकिन मैं स्टीयरिंग व्हील को छोड़कर उनकी जांच करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और अचानक सामने का जो फर्श था उसका डेक का दरवाज़ा खुला और मेरी प्रकट हुई। हम डूब रहे थे। वे चिल्लाई कि जो फर्श है, जो डेक है वो टूट गया है और हम पानी से पूरी तरह से भर गए हैं। सो दिस वॉज द टूडेज़ पार्ट. The remaining part of the chapter we will continue in the next video. Till then, thank you very much.